दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में चारों तरफ जो तस्वीरें आ रही हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों से निकलकर, खौफनाक तस्वीरें हैं। दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कोई क्या करे। करनाल से भी कमावेश कुछ तस्वीरें निकलकर ऐसी ही आई हैं कि जिनको सुनकर देखकर न केवल मन परेशान हो जाता है, दिल दहल जाता है, हर आदमी पैनिक हो जाता है। जिला प्रशासन के दावे कुछ और हैं, सरकार के दावे कुछ और हैं और धरातल पर हकीकत कुछ और है। जब करनाल में देर रात को एक सच्ची तस्वीर निकलकर सामने आई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर भी अपने आप को रोक नहीं सके और देर रात को ही लाइव आकर के जिला प्रशासन को और सरकार को किस तरह से उन्होंने संदेश दिया कि सरकार जागिए, जिला प्रशासन जागिए और करनाल के आवाम को बचाइए। तो आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर। उनसे जानते हैं कि मामला क्या था, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि रात को 12 बजे उन्हें लाइव आना पड़ा। राठौर जी, स्वागत है आपका 9 PM पर। नमस्कार। ऐसा क्या हो गया था? नमस्कार। ऐसा क्या हो गया था कि 12 बजे आप तिलमिला उठे थे? संजय जी, लगातार पिछले कई दिनों से पूरे करनाल शहर के अंदर, जिले के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि पेशेंट्स लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। बेड्स की और ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। सीमित बेड्स हैं और जो संख्या बल पेशेंट्स का है वो कई गुना बढ़ा है। प्रशासन ने को जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो उनमें प्रशासन पूर्ण रूप से फेल हुआ है। उसके मुख्य कारण ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस जो है वो चीफ मिनिस्टर का वो बड़ा भारी जो है, उससे नुकसान प्रदेश का और हमारे करनाल शहर का हो रहा है। जो तैयारी पिछले 4 महीनों में की जानी चाहिए थी, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात थी। सारी दुनिया जानती थी कि सेकेंड वेव स्ट्राइक करेगी पूरे वर्ल्ड को, और जो जागरूक देश थे, जिन देश के नेता जागरूक थे, उन देशों ने उस सेकेंड वेव से निपटने की पूरी तैयारी की हुई थी। स्वाभाविक सी बात थी, सेकेंड वेव रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब जानते थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो 4 महीने में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जो तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने कोई भी कदम इस विषय में नहीं उठाया। एक्स्ट्रा बेड्स की जो अरेंजमेंट किया जाना चाहिए था, वो 4 महीने का समय मैं समझता हूँ कि विंडो हमें मिली थी, वो समय पूर्ण रूप से बर्बाद इस सरकार ने कर दिया। और जब मुसीबत एकदम से सिर के ऊपर हम सब के आई तो सरकार आनन फानन में जागी। तो ये क्योस की स्थिति जो कहाँ जागी? दावे तो कुछ और किए जा रहे हैं डीसी की तरफ से। वो रोज जो है सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं हैं। लेकिन ये सच कुछ हो रहा है। देखिए, अगर 4 महीने पहले कुछ तैयारी होती तो ये स्थिति ना उत्पन्न होती। डिप्टी कमिश्नर करनाल या एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य अधिकारी जो बात बोल रहे हैं, धरातल पे ये सच्चाई नहीं है। आज अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, करनाल डिस्ट्रिक्ट में 17 हॉस्पिटल कोविड के पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए परमिटेड है जी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को मिलाकर के ये 17 हॉस्पिटल बनते हैं जी। 404 बेड इन सारे हॉस्पिटल्स में मिला करके है। मरीजों की संख्या हजारों के अंदर है जी। जो करनाल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेड्स की संख्या बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो 404 बेड है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल ही थे जी। सिर्फ उनको कोविड के पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए आपने घोषणा की है जी। सरकार मुझे ये बताए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अलावा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, एक्स्ट्रा बेड्स अपनी तरफ से कहां ऐड किए। कोई आपने कोई ऐसी बिल्डिंग ली हो, कोई ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार कराया हो जिसके अंदर मॉडरेट पेशेंट्स को आप रख सकते हो जी। सारी दुनिया जानती है 2 तरह के पेशेंट्स हैं। एक मॉडरेट पेशेंट्स हैं, कोविड से ही संबंधित है,
पर उन पेशेंट्स को आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। जी। एक कैटेगरी थोड़ी सीरियस कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जिन्हें जो है वो वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो मॉडरेट पेशेंट्स की तादाद 70 से 80% है। जी। इन पेशेंट्स को रखने कहाँ रखा जाए, इसकी व्यवस्था सरकार ने क्या की है? जी। सरकार को चाहिए था 700-800 बेड्स की टेम्परेरी व्यवस्था करा करके एक स्पेस क्रिएट करते जहाँ पर बेड्स को इंस्टॉल किया जाता, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंस्टॉल किया जाता, और इन जो हमारे सीरियस पेशेंट्स जब मॉडरेट अवस्था में आ जाते हैं इनको वहाँ शिफ्ट करते रहते जी। और सीरियस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट 17 अस्पतालों के अंदर चलता रहता। जी। परंतु सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं की। आज तक कोई ऐसा नंबर डिस्प्लेड नहीं है जिस नंबर पर फोन करके मरीज को ये पता लग सके कि भाई मैं किस अस्पताल के अंदर भर्ती हूँ। जी। ये सवाल अगर आप सरकार से करेंगे तो सरकार कहेगी हमने ई दिशा एक पोर्टल बनाया है जिसके ऊपर सारी जानकारी हमने दे दी। जी। जी। अब ई दिशा भैया गांव देहात का आदमी ई दिशा और www.com की भाषा नहीं समझ, उसको सीधा सीधा साधारण भाषा में एक वॉर रूम का नंबर उसके पास होना चाहिए जो हर गांव के अंदर होना चाहिए कि भाई इस नंबर पे फोन कर लो तो आप कोविड का पेशेंट्स को भर्ती कराने में वो मदद करें। जी। अब ई दिशा का पोर्टल अगर आप खोलने की अपेक्षा रखते हो कि गांव देहात का आदमी ई दिशा को खोलेगा और फिर ई दिशा के हिसाब से जानकारी जो मिलेगी, तो मुझे लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। जी। तो मेरा डिप्टी कमिश्नर करनाल से ये निवेदन है कि साधारण भाषा में आप एक ऐसा वॉर रूम क्रिएट कीजिए, उस वॉर रूम को आप रेगुलर मॉनिटर कीजिए, उस वॉर रूम के अंदर एक परमानेंट नंबर हो जो नंबर पूरे करनाल जिले के लोगों के पास हो। जी। वो नंबर छुपा ना हो कहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना उसको आप जारी कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, उसको आप जारी कीजिए, सरपंचों के पास भिजवाइए जिला। तो आप वहां पर उनको नंबर्स को डिस्प्ले कीजिए और लगातार जो है उसकी जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचती रहेगी। जी। तो जाकर के लोगों के अंदर कुछ जो पैनिक बना है उसकी स्थिति कम होगी। परंतु अभी हो क्या रहा है, अभी अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ रहा है उस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। वो क्या कर रहा है, अपने नियर डियर रिलेटिव्स को फोन करके कहीं ना कहीं एक बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कराने पे लगा हुआ है। वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। सरकार के ऊपर उसको कोई भरोसा ना विश्वास है ना जानकारी है कि सरकार क्या कर रही है। जानकारी का भी अभाव है और विश्वास भी नहीं है, दोनों चीजें हो रही है। तो जानकारी नहीं तो विश्वास कैसे हो? तो सरकार से निवेदन है कि आप जानकारियां ज्यादा उपलब्ध कराएं ताकि लोगों का विश्वास आपके अंदर बढ़े, जानकारी भी सच्ची। तो अब क्या हो रहा है कि डिप्टी कमिश्नर करनाल बारी बारी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। तो भैया पर्याप्त मात्रा में है तो आस पड़ोस के राज्य के लोग आपकी बात को सुनकर के करनाल की ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ आकर के पता लग रहा है कि कोई बेड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन है नहीं। तो ये पैनिक क्यों? आप क्यों नहीं लोगों को बता रहे कि नहीं? तो क्या अधिकारी ही पैनिक फैला रहे हैं आपके हिसाब से? गुमराह कर रहे हैं सरकार को? शायद डिप्टी कमिश्नर साहब को ये लगता होगा कि अगर मैं ये बोलूंगा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो पैनिक नहीं फैलेगा। जी। जबकि मेरा ये मानना है कि इससे ज्यादा पैनिक फैल रहा है। इससे पैनिक ज्यादा फैल रहा है। आप सच्चे तथ्य को पब्लिक के सामने रख दीजिए ताकि पब्लिक उसी आपकी सही आंकड़े को जान करके अपने इंतजाम को खुद कर ले। जी। ये तो हम भी जान रहे हैं जी कि 750 पेशेंट रोज संक्रमित हो रहे हैं। जी। तो ये तो आंकड़ा एक हफ्ते के अंदर पिछले एक हफ्ते का जोड़ लें और अगले एक हफ्ते का जोड़ लें तो कई हजारों में चला जाएगा। जी। कई हजारों को बेड प्रोवाइड कराना आपके बस की बात नहीं है। तो लोगों को अपने घरों में ही आइसोलेट होना पड़ेगा और अपनी व्यवस्थाएं खुद देखनी पड़ेगी। जी। तो बेटर ये है कि लोगों को समय रहते सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपनी व्यवस्थाएं अपने तरीके से करें। जी। बजाय इसके कि आप ये कहें कि हमने हमारे पास पूरी व्यवस्था है, वो दौड़े। अब आप ई दिशा भी खोल लीजिए, मैं खोल के दिखाता हूँ जी। उसमें 404 बेड है और 404 बेड जो है वो अभी भी फुल है। तो मान लीजिए अब किसी पेशेंट को बेड की आवश्यकता हो तो वो कहाँ जाएगा? नहीं जा सकता। तो ऐसे में राठौर जी सवाल कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी आ जाता है और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें आजकल हम
अंध भगत की जो है एक भाषा बोली जा रही है कि अंध भगत हैं। उनका एक सवाल आ जाता है कि ऐसे में विपक्ष क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं मदद कर रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आती है, और अब भी कांग्रेस जो है बिल्कुल मदद के लिए तैयार है। और मैं तो आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन की सप्लाई को एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अंडर लिया हुआ है जी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करे तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से करनाल के अंदर सैकड़ों बेड की व्यवस्था कराने के लिए तैयार है, बशर्ते हमें ऑक्सीजन की सैकड़ों बेड या सैकड़ों ऑक्सीजन बेड? ऑक्सीजन बेड जी। और पर वो जब भी कामयाब है जब हमें ऑक्सीजन उसके अंदर मिले। अगर सरकार हमें ऑक्सीजन की सिर्फ अवेलेबिलिटी कराए, जिसकी पेमेंट हम करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी जी। हम सैकड़ों बेड्स का अरेंजमेंट करेंगे जी, और ताकि मॉडरेट पेशेंट्स जो हैं जी उनको वहां रखा जा सके और सरकार का भी बोझ जो है कम हो जी। तो हम ये सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, पर इसमें सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा जी। सरकार एक कदम आगे बढ़ाए, कांग्रेस पार्टी 10 कदम आगे बढ़ा करके बढ़ाने के लिए तैयार है, पर सरकार का रवैया जो है वो ठीक नहीं है जी। विपक्ष की बात को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नहीं तो राठौर जी, ऐसे में जब कोविड को लेकर के जो है तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में भय है, और जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ रही हैं लोगों में ये भय जो है और ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो आप देख रहे हैं, यदि प्रशासन और सरकार आपसे सुझाव की अपेक्षा करे तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मेरे 2 सुझाव सरकार को है जी। अब पहली बात, तो अब ये मैंने ई दिशा पोर्टल खोला है, देखिए जरा, देखिए दर्शकों, देखिए आज की ई दिशा की रिपोर्ट। इसमें आंकड़ों के हिसाब से 444 बेड इन 17 हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल है जी। इसमें स्वास्थ्य हॉस्पिटल, ईश्वर कृपा हॉस्पिटल, रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, सनातन धर्म महावीर हॉस्पिटल, आरपी वेल्टर, संजीव बंसल सिग्नस, एसएस हॉस्पिटल, अर्पणा हॉस्पिटल, दुआ मल्टी स्पेशलिटी, करनाल नर्सिंग होम, सर्वोदय हॉस्पिटल, रामा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विर्क हॉस्पिटल, अमृत धारा, डॉक्टर ज्ञान भूषण और पार्क हॉस्पिटल जी, एंड कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जी। ये 17 हॉस्पिटल्स के अंदर 444 बेड्स अवेलेबल हैं और 440 बेड भरे हुए हैं इस समय। ये आंकड़ा सरकारी का है। 4 बेड्स वेकेंट है, और जिन अस्पतालों के अंदर ये 4 बेड्स अवेलेबल है वहां पर भी मैंने बात की है, वहां पर भी बेड भरे हुए हैं। अब सवाल ये है कि पेशेंट्स की संख्या 750 का संक्रमण जो है आपका डाटा कह रहा है डेली हो रहा है। उनमें चलो ठीक भी होते होंगे, पर 444 बेड्स ये हर टाइम भरे हुए आ रहे हैं, तो सैकड़ों की तादाद में रोज पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं, कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, कुछ यूपी से भी आ रहे हैं, तो वो संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। इनके अलावा सरकार के क्या इंतजाम, उस पर सरकार बिल्कुल चुप है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव चीफ मिनिस्टर हरियाणा को ये है कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम को खत्म करके डिसेंट्रलाइज सिस्टम को क्रिएट करें। डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि आप हर ब्लॉक के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हर ब्लॉक के ऊपर 1-1, 2-2 हॉस्पिटल्स को कोविड के पेशेंट्स को एडमिट कराने के लिए नॉमिनेट करें जी। दूसरा, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई डेली इंश्योर करें। ये सारी कार्रवाई के लिए आप स्टेट लेवल का एक वॉर रूम बनाएं। चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हेल्थ उस वॉर रूम को हेड करे और चीफ मिनिस्टर हरियाणा उसकी मॉनिटरिंग करे, और उसी तर्ज पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर वॉर रूम बनना चाहिए, कोविड वॉर रूम, हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर करनाल, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए। वो वॉर रूम इस बात को इंश्योर करे, आज 2 ही तरह की आवश्यकता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन जी। कोविड वॉर रूम शुड इंश्योर दैट जितने भी आपके कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे,
उनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचे, जो कि आज नहीं है। समस्या ऑक्सीजन की नहीं है, समस्या रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी है। मैं आपको दिखा सकता हूं जहां कोविड नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को लिख रहे हैं कि आप रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लेकर के आइए। आप जान रहे हैं एक इंजेक्शन 20,000 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है। 6 इंजेक्शन कोविड हॉस्पिटल आम आदमी को लिख करके दे रहा है कि भैया 6 इंजेक्शन का आप इंतजाम करिए। कहाँ से वो 1,20,000 रुपये लेकर के आएगा? 6 इंजेक्शन को खरीदे कहाँ से लाएगा? 1,20,000 भी खर्च दे, इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी फिर भी नहीं। तो आपको ये इंश्योर करना होगा और डिप्टी कमिश्नर को अपनी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो दोनों, जब तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग का वॉर रूम नहीं बनाएंगे तो जब तक बात बनने वाली नहीं है। और हो क्या रहा है कि वॉर रूम बनाने के बजाय चीफ मिनिस्टर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में दौड़ रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर को दौड़ने की बजाय मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ये मेरा सबसे पहला सुझाव है। जी, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि मेडिसिन जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेडक्वार्टर में पहुंचे और कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचे। तो ये सब तमाम चीजें नहीं तो वीरेंद्र जी, तो क्या मुख्यमंत्री जी या प्रशासन इस दौड़ने को अपनी अचीवमेंट मान रहा है? क्या मानना है? देखिए, साधारण भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। एक घोड़ा गाड़ी है और दूसरा घोड़ा गाड़ी को दौड़ाने वाला, घोड़े के ऊपर चाबुक चला के चलाने वाला जी, जो हमारा व्यक्ति होता है। तो जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो घोड़ा गाड़ी की चालक की तरह है। वो लगाम अपने हाथ में रखता है और इस बात को इंश्योर करता है कि घोड़ा सही दिशा में दौड़े। स्लो दौड़ रहा है तो चाबुक चलाता है। हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री हरियाणा घोड़ा चलाने के बजाय खुद घोड़ा बन गए। विपरीत हो रहा है, वो खुद घोड़ा बन रहे हैं जबकि उनको होना चाहिए घोड़ा चलाने वाला। तो हमें इस बात का फर्क समझना पड़ेगा कि आप घोड़ा नहीं है, आप घोड़ा गाड़ी को चलाने वाले हैं, हाँकने वाले हैं। अगर आप उस भूमिका में रहेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी उठा रहे हैं, गुड़गांव भाग रहे हैं, करनाल आ रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, अंबाला जा रहे हैं। जो समय चंडीगढ़ में बैठ करके पड़ोसी राज्यों से बात करने का था, अफसरों से बात करने का था, इंडस्ट्रियलिस्टों से बात करने का था कि भाई तुम ऑक्सीजन प्लांट्स को और तेजी से ऑक्सीजन प्रोडक्शन में लेकर के आओ, वो समय वो उनका भाग दौड़ में व्यस्त हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है उसकी कमी प्रदेश में बनी हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके के अंदर बदलाव कर लीजिए। आप घोड़ा ना बने, घोड़ा चालक बने, ताकि सही दिशा के अंदर घोड़े दौड़े। जी, आपके घोड़े डिप्टी कमिश्नर हैं, आपके घोड़े ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ड्रग कंट्रोलर हैं, आपका घोड़ा सेक्रेटरी हेल्थ है। आप उनको दौड़ाएं। आप उनको दौड़ाने की बजाय आप स्वयं दौड़ रहे हैं। उससे सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स होता चला जा रहा है। दुनिया को तो हो सकता है लगता हो कि भाई बड़े मुख्यमंत्री जी हमारी सुन भाग रहे हैं, पर उससे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होगा, उससे क्योस होगा और उससे बड़ी भयंकर स्थिति के अंदर हरियाणा आएगा। तो इसलिए मैं बारी बारी कहता हूँ कि जो इनएक्सपीरियंस है चीफ मिनिस्टर का, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों के लिए घातक लगता है। तो दोस्तों, सुना आपने, स्थिति विकट है। सरकार के पोर्टल पर जो करनाल जिले का ई दिशा पर है, जैसा कि अभी वीरेंद्र सिंह राठौर जी ने भी दिखाया, करनाल जिले में टोटल 444 बेड की व्यवस्था है 17 कोविड हॉस्पिटल में, जिनमें से ई दिशा पर जो जानकारी दी गई है 440 बेड फुल हैं, यानी 4 खाली हैं। लेकिन
जो डॉक्टरों से फोन पर इनकी बात हुई है वो भी फुल हो चुके हैं, मसलन जगह नहीं है। रात को भी इस तरह का जब केस आया तो पूरे करनाल में उन्हें एक भी बेड उपलब्ध नहीं हुआ। मजबूरन उन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पेहवा में भेजा गया और वहां एक डॉक्टर से बात होकर के घर पे ही इलाज शुरू किया गया। अब ऐसी स्थिति में करनाल जिले के सामने वास्तव में स्थिति विकट है, लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है वो पूरी तरह से धरातल पर फैल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने पूछा राठौर साहब से कि कांग्रेस क्या कर रही है तो उन्होंने बिल्कुल इस शर्त पर कि यदि सरकार और प्रशासन ऑक्सीजन मुहैया करवाने की गारंटी देता है तो वो सैकड़ों बेड का इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। ऐसे में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने आप को संभालने की। और प्रशासन को चाहिए कि वो आवाम को सही जानकारी दे जिससे किसी भी तरह का करनाल जिले में माहौल खराब ना हो। ऐसा ना हो कि जिस तरह से डीसी सब कुछ ठीक है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन जब पेशेंट आता है तो धरातल की सच्चाई का मालूम होता है और मालूम होने के बाद जो पैनिक फैलता है वो रात को भी आपने देखा। तो दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा इस सच्चाई को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति को पता लगे कि करनाल की हकीकत क्या है।